हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बताऊंगा विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में देखिए क्वेश्चंस अब थोड़ी लेंथी हैं, तो इसलिए बहुत क्वेश्चंस तो नहीं हो पाते। चलिए इसमें भी कोशिश करूंगा, कम से कम 3 क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही, शायद 4 भी बता सकता हूं। 7 क्वेश्चन देखिए, मैंने ये आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था। इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, एक परवलय और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो क्वेश्चन नंबर 2 था। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी हिंट दी थी। और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों सिंपल हैं। ये चलिए मैं बता देता हूं आपको 7 क्वेश्चन। 2 और 10 जो हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन हैं। 4y = 3x², ये परवलय की ही समीकरण है, क्योंकि यहां x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। किसी एक की पावर 2 हो और दूसरे की 1 पावर, तो ये परवलय ही होता है। लेकिन अब देखिए किस तरफ बनेगा परवलय। y की पावर 1 है, तो ये y अक्ष की तरफ बनेगा परवलय। वो देखिए मैंने बना भी रखा है। इन गुणांकों से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहां 3 लिखा है या 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल पावर पे ध्यान दें और ये देखें y किसकी पावर 1 है, उस अक्ष की तरफ बनता है। ये देखिए परवलय मैंने बना दिया। अब आता है सरल रेखा। तो सरल रेखा के लिए तो मैंने एक ही मेथड बता रखा है। किसी भी सरल रेखा का अगर ग्राफ बनाना है तो हमें उस पर 2 बिंदु निकालने हैं। एक बार मैंने x का मान 0 रखा, तो 2y = 12, y = 6। एक बार y का मान 0 रखा तो 3x = -12, x = -4। 0,6 वो देखिए ये बिंदु हो गया। चलिए मैंने यहां मान लिया 0,6, क्योंकि y अक्ष पर है। और -4,0 वो चलिए मैंने यहां मान लिया। दोनों को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से, ये बनती है सरल रेखा। इनसे घिरा क्षेत्रफल वो देखिए यही है, यही हमें निकालना है। चलिए मैं एक काम और करता हूं। ये देखिए वो क्षेत्र है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी देखिए कैसा हुआ, 2 वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। 2 वक्र कौन से हैं? एक तो सरल रेखा हो गई और एक परवलय हो गया। इनसे घिरा क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम आयत बनाते हैं तो एक बिंदु तो एक वक्र पर लेते हैं आयत का, और एक बिंदु लेते हैं दूसरे वक्र पर। यानी मैंने यहां पे देखिए ऊर्ध्वाधर आयत ही बनाया है, जिसकी चौड़ाई x अक्ष के समांतर है, तो हमें dx लेनी पड़ेगी। नीचे वाला बिंदु x, y1, ऊपर वाला बिंदु x, y2। सूत्र तो पता लग गया, y2 - y1 dx। अब आती है लिमिट की बात। इनके देखिए जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो देखिए ये है। यहां से मैंने लंब डाला, यही लिमिट होगी। और जो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है देखिए, यहां से भी मैं लंब डालता हूं। चलिए x हटा देता हूं, ये होगी दूसरी लिमिट। अब ये लिमिट पता लगेंगे देखिए तब जब हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, इन समीकरणों को आपस में हल करके। अब वो कैसे निकालना है? देखिए 2y का मान कितना है? 3x + 12। 2y का मान है, ये है 2 × 2y। देखिए 4y को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2y, यानी 2 × 3x + 12 = 3x²। 6x + 24 = 3x²। 3 से चलिए भाग भी कर सकते हैं,
तो 2x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक द्विघातीय बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के ऐसे गुणांकन जिन्हें माइनस करके 2 आए 4 और 2। चलिए मैं यहां सीधा लिख देता हूं, तो x के 2 मान आते हैं। अगर x का मान 4 है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम। चलिए मैं यहीं रख देता हूं x का मान 4, तो 4 दिया 12, 12 और 12 24, 2y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 12। एक बिंदु तो आया 4,12, ये पहले चतुर्थांश का ही है, वो मैंने देखिए यहां लिख दिया 4,12। और अगर x का मान माइनस के 2 है, तो 12 माइनस 6 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। दूसरा है माइनस के 2,3, ये दूसरे चतुर्थांश का है, वो देखिए यही होगा माइनस के 2,3 ये वाला बिंदु। इसका मतलब क्या है, जब हमने इससे लंब डाला तो ये हो गया माइनस के 2,0 और ये कितना हो गया 4,0, यानी अब हमें लिमिट भी पता लग गई। माइनस के 2 से लेके कहां तक, 4 तक। क्षेत्रफल इक्वल टू माइनस 2 to 4, y2 माइनस y1। y2 का मान देखिए ऊपर वाला बिंदु रेखा पे है, देखिए y2, तो y2 का मान यहां से निकालता हूं तो 2 जाएगा बटे में। चलिए मैं 3 को कॉमन लेते हुए लिख देता हूं, 3 इसमें कॉमन था, ये तो हो गया y2 माइनस y1 का मान वो है परवलय पे 3x स्क्वायर अपॉन 4। ये हुआ देखिए। चलिए मैंने एक यहां पे मंझला कोष्ठक और लगा दिया। हमें इस फलन का समाकलन करना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु वाला पार्ट था, ये मैं समाकलन वाला पार्ट कर रहा हूं। अब देखिए मुझे समाकलन करना है, चलिए मैं इस भाग को अलग कर देता हूं। 3/2 तो नियतांक है, ये तो बाहर ही आएगा। x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 का समाकलन 4x, लिमिट -2 से लेके 4 तक, माइनस 3/4 ये नियतांक है। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ अपॉन 3, लिमिट -2 से लेके 4 तक। ये पार्ट अलग कर दिया मैंने, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब केवल मान रखते ही उत्तर निकालना है। 3/2, पहले देखिए इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, उसमें पहले रखना है पूरे फलन में 4, तो 4 चौक 16, 16/2 8 और 4 चौक 16, -2 रखता हूं, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 और -2 इंटू 4 -8। चलिए ये भी हो गया, -3/4। अब देखिए एक काम कर सकता हूं, 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, मैं केवल 1/4 ही रहने देता हूं बाहर। पहले 4 रखा, 4 का घन 64, -2 का क्यूब -8। अब आता आगे का पार्ट, 16 और 8 24, ये बचा देखिए -6 और प्लस के 6, तो 24 और 6 30, यानी 3/2 गुणा 30, माइनस देखिए 64 और 8 72, यानी अगर मैं सॉल्व करता हूं 15 तिया 45, माइनस 4 से ये भी कैंसिल 18, 27 वर्ग इकाई। ये उत्तर हुआ दोनों वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। आपको कौन से क्वेश्चन होमवर्क में करने, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 10, वो दोनों ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दीर्घवृत्त और रेखा से घिरा क्षेत्रफल, क्योंकि ये समीकरण किसकी है, दीर्घवृत्त की। भले ही इन्होंने देखिए लिखा है, लेकिन तब भी देखिए मैंने आपको पहचान बताई थी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो वृत्त में भी होते हैं, लेकिन अगर इनके गुणांक अलग अलग हैं तो ये दीर्घवृत्त ही होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने आपको कौन सा लिखा है, 9th। 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है,
वहां पे देखिए यहां 9 लिख दिया है, यहां 4 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 2 हो गया। ए का मान मतलब उसमें 3 है और बी का मान उसमें 2 है। मैं संख्या वाला आपको नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको नियतांकों वाला करके दिखा रहा हूं। दीर्घवृत्त, अब इसमें देखिए ए का मान बड़ा है बी से, ये तो क्लियर नहीं है बात, तो मैंने तो यही मान लिया है कि ए का मान बड़ा है बी से। आपका जो क्वेश्चन है 8वां, उसमें ए का मान बड़ा ही है बी से, यानी आपके क्वेश्चन में भी यही चित्र बनेगा। तो चलिए ये तो कंफर्म है कि दीर्घवृत्त। अब ये रेखा किस तरीके से बनेगी, चलिए पहले मैं एक बात और बताता हूं, आपको शायद मैंने पहले भी बताई थी ये बात। दीर्घवृत्त के जो सिरे होते हैं, हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। ये वाले सिरे कैसे लिखें, ये सिरे देखिए एक्स अक्ष पर हैं, तो यहां पे y का मान 0 होगा। अगर हम इसमें y का मान 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यानी a कॉमा 0 और माइनस के a कॉमा 0। अब ये सिरे हैं y अक्ष पर, तो यहां x का मान 0 होगा, वो रखा मैंने, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये देखिए, अब आती है इस रेखा की बात। देखिए रेखा का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको यही बात बोली है, एक बार हम x का मान 0 रख दें, दो बिंदु निकालते हैं, एक बार x का मान 0 रख दें, y का मान कितना आएगा b, तो 0 कॉमा b, यानी वो बिंदु तो हमारे पास ऑलरेडी है। और अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना आएगा a, वो भी बिंदु है हमारे पास, आप चाहें अलग बॉक्स बना के निकाल सकते हैं। यानी रेखा जो जाती है वो इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। हम इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इन दोनों से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लघु क्षेत्र तो देखिए वो यही हुआ, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए, तो मेथड तो देखिए वही है, आयत अगर हम बनाते हैं तो आयत का एक बिंदु पहले वक्र पे और एक बिंदु दूसरे वक्र पे, x कॉमा y1, x कॉमा y2। चलिए मैं सूत्र भी लगाता हूं, y2 माइनस y1 dx, और लिमिट कहां से कहां तक हो गई, देखिए लिमिट क्षेत्रफल यहां से स्टार्ट है, तो ऑलरेडी लंब तो है, यानी 0,0, और ये है ही एक्स अक्ष पर, तो लिमिट हो गई 0 से लेके a तक की, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे फिनिश होता है, यानी लिमिट जो हो गई वो 0 से लेके कहां तक की हो गई, a तक। y2 माइनस y1 dx, y2 का मान वो है देखिए वक्र पर, यानी यहां से मुझे y का मान निकालना पड़ेगा, यहां से किसका मान निकालना पड़ेगा, y का। तो या तो चलिए मैं आपको सीधा लिख देता हूं, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। y का मान निकालेंगे, पहले ये चीज माइनस में जाएगी, इसका एलसीएम लिया, बी स्क्वायर से गुणा की, वो देखिए मैं सीधा लिखता हूं, ये आता है y का मान, इससे आप लोग निकाल के देख सकते हैं, माइनस y1 का मान, y1 किस पे है, देखिए ये बिंदु रेखा पे, y का मान निकालता हूं, वो देखिए ये आ रहा है, ये पूरा फलन हुआ। अब आप लोग सोचेंगे हमें इसमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालने पड़े, आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, y का मान यहां से निकाल के इसमें रख दें, लेकिन जब आप देखिए यहां पे क्लियर हो गई कि ये रेखा इन्हीं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अलग से निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें ये बात क्लियर पता लग गई है, ये रेखा इस दीर्घवृत्त को x अक्ष पर y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए अलग से निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चाहें तो निकाल के दिखा सकते हैं। अब आता है समाकलन, b अपॉन a तो चलिए कॉमन ही है, ये तो नियतांक है वैसे भी, एक तो हमें इसका समाकलन करना है, x अपॉन 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। माइनस ए, देखो बी अपॉन ए तो कॉमन ले लिया, माइनस ए हुआ तो माइनस ए का समाकलन माइनस के ए एक्स प्लस के एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट 0 से लेके ए तक। आगे का पार्ट, पहले पूरे फलन में हमने अपर लिमिट रखी यानी कि ए, तो ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी कि 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2। अब रखते हैं 0, तो 0 की किसी संख्या से गुणा करें वो 0 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस के 0। अब रहता है केवल पार्ट सॉल्व करना। 0 से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2, क्योंकि साइन का मान 1 कब होता है पाई बाई 2 पर, माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2, ये बचा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों में देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, पाई बाई 2 माइनस 1, ए से ए कैंसिल यानी ए बी अपॉन 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई। ये उत्तर हुआ देखिए दीर्घवृत्त और रेखा से घिरा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल। आपका जो क्वेश्चन है देखिए 8वां, यहां पे 9 लिखा है तो यहां भी 3 लिखा है, और यहां पे अगर 4 लिखा है तो यहां भी 2 लिखा है, यानी वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, केवल ए और बी का मान वो 3 और 2 हो गया। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यानी कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू 1। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे दो मॉडुलस हैं। अब ये दो मॉडुलस हैं तो शायद हो सकता है इसकी कंडीशंस भी ज्यादा बने, क्योंकि मॉडुलस की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है, मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स बड़ा है 0 से या बराबर है, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है यदि एक्स छोटा है 0 से। अब इसकी 4 स्थिति कैसे बनेंगी, हो सकता है एक बार ये दोनों पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति हो सकता है ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, और चौथी हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो। इसका मतलब है देखिए इसकी 4 स्थिति बनेंगी, इन्हें आप चतुर्थांश भी कह सकते हैं। पहले चतुर्थांश में देखिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, चलिए मैं आपको सामने लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए मैं आपको पहले ये कंडीशन लिख देता हूं, हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो, यानी x भी बड़ा है या बराबर है 0 के, और y भी बड़ा है या बराबर है 0 के। यह आ गई पहली कंडीशन। दूसरी, हो सकता है x तो नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो। तीसरी कंडीशन, हो सकता है x नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो। और चौथी कंडीशन, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो। अब देखिए मैंने एक क्रम से लिए हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये पहला चतुर्थांश होगा। ये देखिए x नेगेटिव है y पॉजिटिव, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ। x नेगेटिव y नेगेटिव तीसरा चतुर्थांश, और x पॉजिटिव y नेगेटिव ये होगा चौथा चतुर्थांश। अब इनमें कंडीशंस यानी मॉडल्स कैसे हटाएंगे। देखिए पहला जो चतुर्थांश है x भी पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x इक्वल टू x ही होगा, और y पॉजिटिव है तो मॉडुलस y इक्वल टू y ही होगा।
यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये देखिए पहली कंडीशन है, यानी कि पहले चतुर्थांश वाली कंडीशन, वो देखिए ये है। अब आती है दूसरे चतुर्थांश की। x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस x, जैसे मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन, वो होगा माइनस के x, और y पॉजिटिव है तो वो प्लस के y। x नेगेटिव, y नेगेटिव, मॉडुलस x इक्वल टू माइनस एक्स, मॉडुलस y इक्वल टू माइनस वाई। और चौथी कंडीशन x पॉजिटिव, y नेगेटिव, यानी मॉडुलस x इक्वल टू एक्स और मॉडुलस y इक्वल टू माइनस वाई। ये हुई देखिए, बिल्कुल उसी डेफिनेशन से देखिए मॉडुलस हटाए जो मैंने आपको बता रखी है। मॉडुलस x होता है अगर x पॉजिटिव है, और मॉडुलस x माइनस एक्स होता है अगर x नेगेटिव है। यही कंडीशन मॉडुलस y के लिए भी अप्लाई हुई है। इसका मतलब यह हुआ, देखिए चार सरल रेखाएं हैं, क्योंकि हर फलन में x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, यानी ये चारों सरल रेखाएं बनेंगी। बस डिफरेंस ये है, ये पहले चतुर्थांश की है, ये दूसरे की है, ये तीसरे चतुर्थांश, और ये चौथे चतुर्थांश में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चतुर्थांश वाली से। अब रेखा बनाने के लिए तो देखिए दो ही बिंदु चाहिए। एक बार x का मान 0 रखा तो y कितना आ गया 1। चलिए मैंने वो यहां मान लिया है, x का मान 0 रखा, y का मान 1 आ गया। और एक बार y का मान 0 रखा, x का मान 1 आ गया। वो देखिए ये हो गया, यानी कि 1,0। तो जब पहली रेखा बनी, ये बात ध्यान रखें, वो सिर्फ पहले ही चतुर्थांश में बनेगी, यानी इस तरीके से। इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना तो पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं ना आगे की तरफ, ये हम इतने ही बनाएंगे। अब आती देखिए ये वाली रेखा, ये बनेगी दूसरे में, वो बात भी देखिए क्लियर हो जाएगी। x का मान 0 रखा तो y का मान 1 आ गया, वो देखिए ये, और y का मान 0 रखा, x का मान -1, -1 मैंने इधर ले लिया, यानी ये बात भी देखिए बिल्कुल ठीक। ये रेखा दूसरे ही चतुर्थांश में बनी। चलिए अब तीसरे चतुर्थांश वाली रेखा पे आते हैं। x का मान 0 रखा, y का मान -1, यानी 0, -1, यानी मुझे एक बिंदु और दिखाना पड़ा, क्योंकि ये बनेगी भी देखिए तीसरे चतुर्थांश में। और y का मान 0 रखा तो x का मान -1 वो ऑलरेडी है। इसका मतलब अगर मैं इन्हें मिलाता हूं, ये जो रेखा हुई वो देखिए इसकी समीकरण हुई। अब आती है चौथी रेखा, x का मान 0 रखा, y का -1 बिंदु है हमारे पास, y का मान 0 रखा, x का मान 1 वो भी है। ये देखिए निर्देशांकों से भी ये बात क्लियर हो रही है कौन सी रेखा किस चतुर्थांश में बनती है। वो देखिए ये बन गई। ये रेखाएं भी देखिए सममित ही हैं, क्योंकि देखिए इनकी परिमरताएं अगर मैं निकालता हूं तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ये लंबाई भी देखिए 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई। इसका मतलब ये है, ये चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें ये नहीं कि सबका क्षेत्रफल निकाल कर सबको जोड़ना है, वो तो लंबा हो जाएगा, शायद मेथड आप लोग कर सकती हैं। अगर हम किसी एक का क्षेत्रफल निकाल दें, चलिए मैं पहले चतुर्थांश वाले का ही निकालूंगा। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसकी 4 से गुणा कर दें तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये चारों जो त्रिभुज हैं वो बिल्कुल सर्वांगसम ही कह सकते हैं आप इन्हें। इनकी लंबाई भी बराबर है, तीनों त्रिभुजों की, हर त्रिभुज की सारी भुजाएं लंबाई बराबर है। अब मैं देखिए इसका आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखा रहा हूं। वही चीज देखिए, और ये क्योंकि x अक्ष पर है तो मैं सीधा x, y लिख सकता हूं। इसके लिए कोई y1 y2 नहीं मानने की जरूरत, उसका रीजन भी देखिए बता रहा हूं क्यों। देखिए ये y1, अगर मैं इसे y2 मानता हूं और इसे मानूंगा y1, तो यहां तो y1 का मान 0 है, तो y2 - 0 वो y2 अकेला बचा, इसलिए हम केवल x, y ले लेते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यानी यहां जो सूत्र लगेगा, लिमिट तो हो गई देखिए 0 से लेके 1 तक, क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट 0 to 1 y dx। y है देखिए ये वाला बिंदु,
और ये इस रेखा पर है, पहले चतुर्थांश की रेखा, वो सबसे ऊपर वाली है। तो मैं अगर यहां से y का मान निकालता हूं तो वो 1 माइनस एक्स होगा, यानी लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स। अब देखिए मैं केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, अगर पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हमें किससे गुणा करनी है, 4 से गुणा। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। 1 का समाकलन x, x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वन रखा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 रखा 0 माइनस 0, 1 माइनस 1/2 1/2 ही बचा, यानी कि 4 इंटू 1/2, 2 वर्ग इकाई। ये हुआ देखिए उत्तर, यानी कि 2 वर्ग इकाई। पूरी आकृति का क्षेत्रफल, ये एक वर्ग ही है, ये आप देख सकते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल समझिए वो हो गया 2 वर्ग इकाई। ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से भी लिख के दिया, यानी ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, ये देखिए समुच्चय है जो इन दोनों में कॉमन हो, और बिंदुओं का समुच्चय वो क्षेत्र ही बनेगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। मेन तो देखिए यही है, ये वाला वक्र और ये वाला वक्र, यहां लेकिन असमिका के रूप में दिया। ऐसा क्वेश्चन देखिए 12वां ही है, और भी शायद दे रखा है 15वां, वो भी चलिए मैं ही बताऊंगा, शायद अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। ये असमिका के रूप में ऐसे भी देखिए लिख के आ सकता है, यहां इक्वल टू भी लिख के आ सकता था, तो शायद ऐसे नहीं देते समुच्चय। फिर अब पहले अगर मान लीजिए यहां असमिका नहीं है, अगर केवल यही समीकरण होती y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये परवलय ही है, क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, और वो भी किधर बनेगा परवलय, देखिए y की पावर 1 है तो yx की तरफ बनेगा। यानी चलिए मैं यहां बनाता हूं, ये जो परवलय बना ये yx की तरफ वाला परवलय है, ये हुआ देखिए। अब चलिए आगे देखते हैं। हां अब आती है ये बात कि इसमें असमिका अगर दे रखी है तो इसका क्षेत्र कौन सा होगा। देखिए परवलय के 2 क्षेत्र हुए, एक तो परवलय के इधर का क्षेत्र अंदर का, और एक परवलय के बाहर का क्षेत्र। अब ये कौन सा होगा, ये हमें देखिए पता लगेगा इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक रख के। कौन से बिंदु के निर्देशांक, ऐसा बिंदु जो परवलय पर ना हो। हम मूल बिंदु नहीं रख सकते, मूल बिंदु तो परवलय ही है, वो तो इसे संतुष्ट कर ही जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। कोई और ऐसा बिंदु रखेंगे जो वक्र पे नहीं हो, तब देखेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 1,0 बिंदु है, 1,0 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि x का मान 1 रखता हूं तो y का भी 1 आएगा। 1,1 तो है देखिए इस पे, 1,0 नहीं है, तो मैं इसमें 1,0 रख के देख रहा हूं। ये देखिए वही बात हुई जो आपने रैखिक असमीकाओं में सीखी थी 11वीं क्लास में, वही चीज है ये। तो मैं इसमें मूल बिंदु रख के नहीं देखूंगा कौन सा भाग है, कि ऊपर का भाग है या नीचे का। मैं इसमें देखिए बिंदु 1,0 रख के देखता हूं। ये बात 0,1 भी रख सकते हैं, 0,1 यहां पे होगा, परवलय पे तो नहीं है वो, तो हम ये बिंदु भी रख के देख सकते हैं। चलिए मैं 0,1 रख के देखता हूं, 0,1 क्योंकि y एक्स पे है, बिंदु 0,1 रखने पर, यानी x का मान 0 रखा, y का मान रखा 1, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0। यह बात सत्य है क्योंकि 1 बड़ा होता है 0 से, यानी कि ये जो बिंदु है ये इसे संतुष्ट कर रहा है। तो ऐसे जितने बिंदु होंगे 0,1 और भी होंगे, वो सभी परवलय को संतुष्ट करेंगे। कौन से बिंदु, जो परवलय के ऊपर की तरफ हैं। ये सारे बिंदु जितने भी होंगे ये सभी परवलय की समीकरण यानी इस असमिका को संतुष्ट करेंगे। यानी ये जो असमिका है वो इस वाले क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए आप लोग कहेंगे अगर मैं 1,0 रखता हूं तो क्या आएगा। अगर मान लीजिए मैं 1,0 रखता हूं तो x का मान तो 1 रखा और y का मान रखा 0। मैंने ये बिंदु रखा है देखिए 1,0, यानी कि ये वाला बिंदु, ये देखिए संतुष्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये बात 0 बड़ा है 1 से, ये बात तो असत्य हुई।
इसका मतलब ये बिंदु नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्षेत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1,0 तो नीचे की तरफ है, यानी ऐसे बिंदु जो नीचे की तरफ है वो इसमें हो ही नहीं सकते। तब भी देखिए ऊपर वाले ही आए। कोई सा एक बिंदु रख के देख लें आप, वो आपको सेटिस्फाई कर देगा कि कौन सा क्षेत्र आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। वो आप अक्ष पे ही लेने, या तो एक्स अक्ष का बिंदु लेने कोई, या वाई अक्ष का लेने। चलिए मैंने आपको ये बात बता दी कि इसका क्षेत्र जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऊपर की तरफ वाला। अब आती है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो मॉडुलस की डेफिनेशन तो देखिए मैंने कई बार बताई, चलिए एक बार फिर लिख देता हूं। मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स, अगर x बड़ा है या बराबर है 0 के, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, अगर x छोटा है या बराबर है 0 के। तो ये तो सरल रेखाएं बनी। कौन कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए मैं यहां देखता हूं, देखिए एक तो y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये देखते हैं। चलिए किसी भी सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमें उस पर दो बिंदु चाहिए, लेकिन देखिए वो ऐसे बिंदु होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। यहां पे मैं x का ऐसा मान रखूंगा जो या तो 0 हो या 0 से बड़ा। तो एक तो 0 ही रखेंगे तो y भी 0 ही आ गया, यानी मूल बिंदु से जाएगी। और एक 0 से बड़ा रखना है तो 1 रख दिया, y भी, तो 1,1, यानी कि 1,1 वो भी परवलय पे भी होगा 1,1, यानी चलिए मैं 1,1 यहां मान लेता हूं। तो ये रेखा देखिए इस तरीके से जा रही है, ये रेखा है y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरी कौन सी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कैसे आएगी, ये उन मानों के लिए है x के जो या तो 0 हैं या 0 से छोटे। तो एक तो 0 ही रख दिया मैंने, y 0 आएगा। एक 0 से छोटा -1, y इज इक्वल टू +1, यानी -1, +1। चलिए मैंने यहां मान लिया। ये रेखा हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए मैंने यहां रख दिया। अब इनसे घिरा क्षेत्रफल असमीका देखिए हम देख चुके थे, परवलय के ऊपर का भाग, यानी इनसे घिरा क्षेत्रफल तो देखिए फिर यही हुआ। एक तो ये वाला क्षेत्र होता है, देखिए ये तो पहले चतुर्थांश का है, एक तो हमें ये निकालना है और एक हमें ये निकालना है। शायद देखिए मैं ही क्वेश्चन करवा चुका हूं, चलिए मैंने इतना चित्र तो बना दिया। अब देखता हूं ये किस क्वेश्चन की तरह हुआ। ये 8.1 प्रश्नावली में, हाँ देखिए है 9th क्वेश्चन। ये मैंने पूरा कराया था आपको, आप एक बार फिर कर लें, अभी आपको खुद करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 9 था देखिए मैंने उसमें आपको बताया था y इज इक्वल टू एक्स की रेखा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों रेखाएं, इनकी परिवर्ताएं देखें, इधर से बराबर कोण बना रही हैं। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा। आप अगर केवल इसका निकाल लें, उसकी 2 से गुणा कर दें, बिल्कुल ठीक उत्तर आएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आपको करना है, यानी जो प्रश्नावली कौन सी थी 8.1। अब देखिए इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए नमस्कार।